हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वैसे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन हम उनमें से केवल 11 रूल्स डिस्कस करेंगे जो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनफ होंगे। इंग्लिश के हर सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, तो इस हिसाब से सैकड़ों रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, लेकिन हम सारे डिस्कस नहीं करेंगे। क्योंकि वो छोटे मोटे रूल्स आप क्लास यूकेजी क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको लगभग सारे रूल्स पता हैं, कहाँ इज लगेगा, कहाँ एम लगेगा, कहाँ आर लगेगा। लेकिन कुछ रूल्स हैं जो हमें थोड़े से अलग लगते हैं, कुछ रूल्स हैं जो स्टैंडर्ड सेंटेंसेस में लगते हैं। हम वही रूल्स पढ़ेंगे। वो रूल्स केवल 11 रूल्स हैं। वो रूल्स पढ़ने के बाद आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं 11 रूल्स डिस्कस करने। तो रूल नंबर 1 ये रहा आपके सामने। रूल नंबर 1 कहता है अ वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट एंड नंबर। इसका मतलब है कि एक वर्ब सब्जेक्ट के नंबर को अग्री करना चाहिए। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। आपकी इंग्लिश टीचर क्लास में बार बार एक लाइन कहती होंगी, बार बार एक रूल दोहराती होंगी, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। एक्चुअली ये रूल नहीं, ये पूरा चैप्टर ही यही बात कहेगा कि जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगा, जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहाँ प्लूरल वर्ब लगेगा। तो ये रूल आपको समझ में आ ही गया होगा, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ ही गया होगा। अ बुक इज ऑन द टेबल। अ बुक एक बुक है, इसी वजह से इज। अ बुक इज ऑन द टेबल। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। माई बुक्स, कई सारे बुक्स हैं, इसी वजह से आर। माई बुक्स आर ऑन द टेबल। रूल नंबर 2 देखते हैं। द नंबर ऑफ अ वर्ब डज नॉट चेंज व्हेन वन और मोर फ्रेजेस कम बिटवीन अ वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के बीच में अगर दूसरे वर्ड्स या फ्रेजेस आते हैं तो वो वर्ब के नंबर को इफेक्ट नहीं करते हैं। अब क्या मतलब है इस बात का, जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वॉज इनवाइटेड। देखिए, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो स्टूडेंट्स के हिसाब से तो यहाँ पर वर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वॉज है, क्यों है? तो समझने की कोशिश करिए। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रुप, एक ग्रुप, वन ग्रुप वॉज इनवाइटेड। तो यहाँ पर असल में सब्जेक्ट है अ ग्रुप। स्टूडेंट्स जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये इस वर्ब पर कोई असर नहीं डालेगा। तो इसी वजह से ये रूल कह रहा है कि एक सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आने वाले वर्ड्स या फ्रेजेस वर्ब के नंबर पर कोई असर नहीं डालेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर ये वर्ब बिल्कुल सही है। अ ग्रुप, एक ग्रुप, वॉज इनवाइटेड। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसी वजह से ये वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब रूल नंबर 3 देखते हैं। The words here, there and where are not subjects. They introduce a sentence in inverted order. The verb must agree with the subject. अब देखिए, ये रूल कह रहा है कि here, there and where अगर सेंटेंस में आते हैं, ये रूल कह रहा है कि अगर एक सेंटेंस here, there या where से शुरू होता है, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, here से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो ये here यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये जो हियर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो सेंटेंस को इन्वर्टेड ऑर्डर में बना देता है। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि हमने बचपन से पढ़ा है कि हमें एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। जब हम सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, मतलब सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, तो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन सही हो जाता है। लेकिन ये सेंटेंस तो हियर से स्टार्ट हुआ है। अब हियर एक सब्जेक्ट तो है नहीं, राइट? तो इस सेंटेंस में जहां पर सेंटेंस हियर, देयर या वेयर से स्टार्ट हो रहा है, हमारा सबसे पहला काम होगा ये समझना कि सब्जेक्ट है कहाँ। अब देखिए, इस सेंटेंस में हियर इज द पैकेज ऑफ लेटर्स। तो द पैकेज ऑफ लेटर्स, ये जो लेटर्स हैं ये एक पैकेज में रखे हुए हैं।
तो अगर आपके घर पर एक एनवलप या एक पैकेज डिलीवर होता है जिसमें बहुत सारे लेटर्स हैं, तो एक्चुअली आपके घर पर क्या डिलीवर हुआ है? एक्चुअली आपके घर पर एक पैकेज डिलीवर हुआ है, राइट? आपको पोस्टमैन ने कई सारे लेटर्स नहीं दिए हैं, आपको तो पोस्टमैन ने एक पैकेज दिया है, राइट? तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है द पैकेज, एक पैकेज मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। तो इस सेंटेंस में या इस तरह के सेंटेंसेस में जहां पर सेंटेंस हियर देयर या वेयर से शुरू हो रहा है, वहां पर हमारा सबसे पहला काम है कि हमें जानना है सब्जेक्ट कौन सा है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब रूल नंबर 4 देखते हैं। ये रूल बहुत आसान है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये एग्जाम्पल्स या ऐसे सेंटेंसेस एग्जाम में बार बार पूछता है। ये रूल कह रहा है कि आप जहां पर ये प्रोनाउंस देखें, ईच, नीदर, ईदर, एनीवन, एवरीवन, नो वन, समवन, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग या समथिंग, जहां पर भी जिस भी सेंटेंस में आप ये सारे प्रोनाउंस देखें, वहां पर आप एकदम आंख बंद करके सिंगुलर वर्ब लगा दें, एकदम आंख बंद करके सिंगुलर वर्ब लगा दें, राइट? तो ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि ये सारे प्रोनाउंस आप जिस भी सेंटेंस में देखें वहां पर सिंगुलर वर्ब आएगा। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। नीदर ऑफ द हाउसेस इज वर्थ मच। अब देखिए यहां पर सिंगुलर वर्ब आया क्यों, है ना? लॉजिक क्या है? ये कह रहा है नीदर ऑफ द हाउसेस, नीदर ऑफ द हाउसेस मतलब बहुत सारे घर हैं, उन सारे घरों में से एक भी का ज्यादा वर्थ नहीं है, एक का भी ज्यादा वर्थ नहीं है, मतलब एक भी घर वर्दी नहीं है, एक भी नहीं है मतलब प्लूरल तो हो ही नहीं सकता, प्लूरल नहीं है तो प्लूरल वर्ब भी नहीं लगेगा, इसका मतलब सिंगुलर वर्ब लगेगा, राइट? दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एवरीवन इज ब्रिंगिंग हिज ओन कार। अब देखिए यहां पर साफ साफ लिखा है एवरीवन, वन मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। अब अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। लेट अस सी रूल नंबर 5 नाउ। A singular verb must be used with the pronouns all, none, most and enough if they mean how much. How much का मतलब uncountable nouns. A plural verb if they mean how many. How many means countable nouns. ये रूल कह रहा है कि जहां पर ये सारे प्रोनाउंस आएंगे all, none, most या enough, जिस भी सेंटेंस में ये प्रोनाउंस में से कोई भी एक आएगा तो वहां पर सिंगुलर वर्ब भी लग सकता है, प्लूरल वर्ब भी लग सकता है। रूल क्या है? रूल ये है कि जहां पर अनकाउंटेबल नाउन आएगा वहां पर सिंगुलर वर्ब लगेगा, जहां पर काउंटेबल नाउन आएगा वहां पर प्लूरल वर्ब लगेगा। तो एग्जांपल देखते हैं। सम ऑफ द फूड इज डिलीशियस। देखिए सम ऑफ द फूड, फूड अनकाउंटेबल नाउन है, काउंट हम कर सकते नहीं, तो फूड आर तो नहीं होगा और हम फूड्स लिखते भी नहीं, राइट? हम फूड्स लिखते भी नहीं, तो फूड अनकाउंटेबल नाउन है, इसी वजह से वर्ब सिंगुलर होगा। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। सम ऑफ द कार्स। अब देखिए कार्स काउंटेबल नाउन है और साफ साफ कार्स लिखा है तो कार्स के बाद तो आर ही आएगा, राइट? रूल नंबर 6 कह रहा है सम सब्जेक्ट्स ऑल्दो दे अपीयर प्लूरल आर सिंगुलर इन मीनिंग एंड टेक सिंगुलर वर्ब। देखिए कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन एक्चुअली में होते हैं सिंगुलर, और हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा तो वो सिंगुलर वर्ब भी लेगा। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो देखने में हमें प्लूरल लगते हैं लेकिन असल में वो सिंगुलर होते हैं और इसी वजह से सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। द न्यूज सीम्स मोर एंड मोर डिप्रेसिंग। न्यूज यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, इसी वजह से वो सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। मीजल्स इज द ओनली चाइल्डहुड डिसीज। मीजल्स एक डिसीज का नाम है, एक डिसीज है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी लेगा। अब इसी तरह कई सारे सब्जेक्ट्स के नाम पढ़कर हमें लगता है कि वो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, है ना? इन स्पेलिंग्स के लास्ट में एस आता है, इन सब्जेक्ट्स की स्पेलिंग के लास्ट में एस आता है तो पढ़कर लगता है कि ये प्लूरल नाउन्स होंगे, लेकिन प्लूरल नाउन तो है नहीं, एक सब्जेक्ट का नाउन है, एक सब्जेक्ट का नाम है, राइट? तो सिंगुलर नाउन है। इन सारे सब्जेक्ट्स के नाम के आगे भी सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब रूल नंबर 7 देखते हैं। रूल नंबर 7 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसका लॉजिक हम समझने की कोशिश करेंगे तब आसानी से समझ में आ जाएगा। A singular verb is used after works denoting an amount. तो देखिए टाइम, मनी, मेजरमेंट, वेट, वॉल्यूम, इन सारे यूनिट्स के आगे
सिंगुलर सब्जेक्ट भी लग सकता है, प्लूरल सब्जेक्ट भी लग सकता है। तो कौन से केस में सिंगुलर लगेगा, कौन से केस में प्लूरल लगेगा, ये एग्जाम्पल देखकर समझते हैं हम। 3 weeks ड्यूरेशन इज टू लॉन्ग। देखिए 3 weeks अगर बता रहा है कि ये क्या यूनिट है, ये ड्यूरेशन है, अगर ये साफ साफ लिखा है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब। इस सेंटेंस को अगर हम रीफ्रेम मतलब एक अलग तरीके से लिख कर देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमें। एग्जाम्पल, अ ड्यूरेशन ऑफ 3 weeks, अ ड्यूरेशन, ऐसा ही सेंटेंस हमने पीछे भी रूल नंबर 4 में देखा है। अ ड्यूरेशन है ना, एक ड्यूरेशन, अ लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अ ड्यूरेशन इज। इस तरह से हमें साफ साफ समझ में आ रहा है ये सेंटेंस कि यहां पर सिंगुलर वर्ब होगा और क्यों होगा। रूल नंबर 7 के ही कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। 3 weeks आर लेफ्ट, यहां पर देखिए वो यूनिट का अमाउंट नहीं लिखा है। एग्जाम्पल 1 में लिखा हुआ था 3 weeks ड्यूरेशन या अ ड्यूरेशन ऑफ 3 weeks, यहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, यहां पर सीधा सीधा 3 weeks लिखा हुआ है खाली। तो 3 weeks 3 है तो ये तो प्लूरल है, इसी वजह से यहां पर प्लूरल वर्ब आर लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 5,000 pounds इज अ बिग अमाउंट। अब यहाँ पर देखिए बताया हुआ है कि 5,000 पाउंड क्या है, अमाउंट है, यूनिट लिखा हुआ है यहाँ पे, अमाउंट लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी वजह से यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। इस सेंटेंस को हम रीफ्रेम करके लिखेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एन अमाउंट ऑफ 5,000 pounds, तो एन अमाउंट एक अमाउंट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसी वजह से सिंगुलर वर्ब होगा। इसी को एक और तरीके से लिखकर देखते हैं, इसी सेंटेंस को एक और तरीके से लिख के देखते हैं हम। अ सम ऑफ 5,000 pounds, अ सम एक सम है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसी वजह से सिंगुलर वर्ब आएगा। अब दूसरा सेंटेंस जरा देखते हैं हम। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं जरा हम, कौन से केस में 5,000 pounds के साथ वर आएगा, जरा ये भी समझा जाए। 5,000 pounds वर कलेक्टेड। अब ये 5,000 pounds के सपोर्ट में यहाँ पर अमाउंट, करेंसी, मनी कुछ नहीं लिखा हुआ है। जब हमें ये नहीं समझाया गया है कि ये कौन सी चीज का यूनिट है ना, वो अगर अमाउंट नहीं लिखा हुआ है तब तो 5,000 pounds प्लूरल है ही। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, इसका मतलब आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, आपको मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब चलिए हम रूल नंबर 8 देख लेते हैं। रूल नंबर 8 कहता है, अ सिंगुलर वर्ब इज़ यूज्ड आफ्टर अ कलेक्टिव नाउन if the individuals of a group act separately, however a plural verb must be used। अब ये रूल क्या कह रहा है, ये रूल कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन जहां आएगा उस केस में सिंगुलर वर्ब भी हो सकता है, प्लूरल वर्ब भी हो सकता है। सिंगुलर वर्ब कहां होगा, जब ये कलेक्टिव नाउन एकजुट होकर काम करेगा तब सिंगुलर वर्ब यूज होगा, लेकिन यही कलेक्टिव नाउन अगर एकजुट होकर काम नहीं करेगा, कलेक्टिवली काम नहीं करेगा, यूनिसन में काम नहीं करेगा, तो वहां पर प्लूरल वर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, द जूरी, जूरी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ जजेस, कई सारे जज मिलकर जूरी बनाते हैं। अब अगर ये जूरी मिलकर कोई डिसीजन लेता है, राइट, अगर ये जूरी मिलकर कोई डिसीजन लेता है तो वहां पर वॉज लगेगा, जैसे कि द जूरी वॉज रेडी विथ द डिसीजन। तो कुछ जजेस है ना, पैनल ऑफ जजेस या जूरी ऑफ जजेस, 4 जज 5 जजेस एक साथ बैठे थे और उन्होंने किसी केस पर सुनवाई की, दलीलें सुनी, और लास्ट में वो सब एक दूसरे से सलाह मशवरा करके एक डिसीजन पर पहुंचे, राइट। तो उन्होंने मिलकर एक डिसीजन लिया, यूनिसन में, यूनाइटेडली एक डिसीजन लिया, तो इसी वजह से यहां पर वॉज लगेगा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द टीम, ये कलेक्टिव नाउन है, टीम है ना, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, तो द टीम हैव रिसीव्ड देयर लेटर्स। अब देखिए टीम के मेंबर्स को उनके लेटर्स मिले, राइट। तो टीम के हर प्लेयर को अलग अलग लेटर मिला, एक ही लेटर पूरी टीम को नहीं मिला है क्योंकि यहाँ पर देयर लिखा है, राइट। तो यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा है कि टीम ने मिलकर कोई एक काम एक साथ किया, है ना, ऐसा नहीं दिखा रहा है। तो जब कलेक्टिव नाउन ऐसा शो करेगा कि उन्होंने काम एक साथ मिलकर किया है तो सिंगुलर वर्ब होगा, लेकिन जब ऐसा शो करेगा कि कलेक्टिव नाउन एकजुट होकर कोई काम नहीं कर रहा है, एक साथ मिलकर कोई काम नहीं कर रहा है, तो वहां पर प्लूरल वर्ब होगा।
अब हम रूल नंबर 9 देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने रूल नंबर 9A लिख रखा है और अगले स्लाइड में मैंने रूल नंबर 9B लिख रखा है। ऐसा क्यों मैंने लिख रखा है? अच्छा, एक बात आप और भी देख सकते हैं कि 4 एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो रूल है, ये रूल है यूज़ ऑफ कंजंक्शन एंड के लिए। कंजंक्शन एंड के लिए ये रूल है। इस रूल से हर साल क्वेश्चन आता है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। ए एंड डी एंड का यूज़ तो हम जानते ही हैं। तो ये बहुत आसान सा रूल है। इस रूल से हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट इसी रूल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के। तो 4 एग्जाम्पल्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और अगले स्लाइड में एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4। चारों एग्जाम्पल में अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस लिखे हैं हम। चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो सेंटेंस है वो हमसे कह रहा है कि जहां पर ए एंड डी एंड ये कंजंक्शन 2 सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करेगा। 2 सब्जेक्ट्स मतलब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा। तो ये एक रूल हो गया, एकदम आसान सा रूल है ये। दूसरा सेंटेंस एक दूसरे रूल की बात करता है। ये कहता है कि हाउएवर इफ द सब्जेक्ट इज प्रीसीडेड बाय ईच, एनी या एवरी, द वर्ब विल बी सिंगुलर। तो देखिए, हमने ऐसा ही रूल कुछ पीछे पढ़ा है, रूल नंबर 4 में शायद हमने पढ़ा है कि जहां भी ईच, एवरी, एनी, एवरीवन, समबडी, समवन, ये कंजंक्शंस जहां पर भी आएंगे वहां पर सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो जहां पे भी ईच, एवरी, एनी, एनीवन, समबडी, एवरीबडी, ये जहां पर भी आपको दिख जाए, ईदर, नीदर, ये जहां पर भी आपको दिख जाए वहां पर एकदम आंख बंद करके सिंगुलर वर्ब आएगा, राइट। तो भले ही आपको देखने में यहां पर 2 सब्जेक्ट्स दिख रहे हों, लेकिन अगर सेंटेंस ईच, एवरी या एनी से स्टार्ट होता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। सेंटेंस नंबर 3 देख लेते हैं। अ ग्रेट पोएट एंड पेंटर हैज डाइड। देखिए, इस सेंटेंस में पोएट से पहले अ लगा है आर्टिकल, लेकिन पेंटर से पहले यहां कोई आर्टिकल नहीं लगा है। ये हमें बहुत बारीकी से ध्यान देना है। इस रूल से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ध्यान से देखना है हमें। अगर ऐसा सेंटेंस आता है, अगर ऐसे 2 सब्जेक्ट्स एंड से जुड़ते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट से पहले तो आर्टिकल है लेकिन दूसरे सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल नहीं है, तो हमें समझ जाना है कि जो पोएट है वही पेंटर भी है। 2 अलग अलग लोग यहां पर हैं ही नहीं, राइट। तो अ ग्रेट पोएट एंड पेंटर मतलब जो पोएट था वही पेंटर भी था और उसकी डेथ हो गई है, राइट। तो क्योंकि सब्जेक्ट एक है, एक सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, इसी वजह से वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अब सेंटेंस नंबर 4 देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 4 कह रहा है ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब देखिए, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो ब्रेड और बटर मैं अलग अलग खाता नहीं हूं, राइट। तो ब्रेड एंड बटर मैं एक साथ खाता हूं। तो ब्रेड एंड बटर इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल आइटम, राइट। तो ब्रेड एंड बटर अगर एक सिंगल आइटम कंसीडर होता है, सिंगल आइटम मतलब सिंगल सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान देना है कि ये 2 सब्जेक्ट्स हैं ही नहीं, 2 सब्जेक्ट नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी होगा। रूल नंबर 10 देख लेते हैं, क्या कह रहा है। व्हेन द कंजंक्शन और, नॉर, ईदर और या नीदर नॉर, ये कंजंक्शन हमें जहां दिखता है सेंटेंस में, वहां पर जो वर्ब है वो हमेशा अपने बगल वाले, जो वर्ब है वो हमेशा अपने बगल वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, राइट। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि ये जो वर्ब है इसके ऊपर इस पहले सब्जेक्ट का कोई असर नहीं होगा। ये वर्ब हमेशा अपने बगल वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। तो देखते हैं क्या ये रूल फॉलो हो भी रहा है इन एग्जांपल्स में। ईदर रेन और स्नो इज फॉलिंग। अब देखिए, यहां पर तो रेन भी सिंगुलर है, स्नो भी सिंगुलर है, तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। यहां पर तो सिंगुलर वर्ब आएगा ही। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या यहां पर कुछ चैलेंज है। नीदर टाइल्स नॉर ऑनर्स
आर एवरलास्टिंग। अब देखिए यहाँ पर भी प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दोनों प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये प्लूरल रहेगा ही। यहाँ पर भी कोई डिफिकल्टी लेवल आई नहीं है हमारे सामने। सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं, नीदर द जनरल नॉर हिज मेन। अब यहाँ पर देखिए ये जो वर्ब के नज़दीक वाला सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, तो यहाँ पर भी हमें सोचने पे मजबूर नहीं कर रहा है कि हम वर्ब सिंगुलर यूज़ करें या प्लूरल यूज़ करें, क्योंकि हमें बगल में ही प्लूरल वर्ब दिख रहा है तो हम थोड़ा सा ऑब्वियस हो जाते हैं कि वर्ब हम प्लूरल ही यूज़ कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर भी इस सेंटेंस में भी कुछ चैलेंज हमारे सामने नहीं आया। देखते हैं रूल नंबर 4 कुछ अलग बात कर रहा है क्या। ईदर द एप्पल्स और द लार्ज ऑरेंज इज फॉर जैक। हाँ, यहाँ पर देखिए चैलेंज आया है हमारे सामने। ये सेंटेंस हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है, ईदर द एप्पल्स और द लार्ज ऑरेंज। अब देखिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, ठीक, तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ पर जो हम वर्ब यूज करेंगे वो इसके हिसाब से यूज करेंगे या इसके हिसाब से यूज करेंगे या ये दोनों मिलकर प्लूरल वर्ब बनाएगा, राइट। तो यहीं पर हमें ये रूल याद रखने की जरूरत है कि जहां पर भी और या नॉर या ईदर और या नीदर नॉर, ये कंजंक्शंस जहां पर भी आएंगे वहां पर ये जो वर्ब है ये वर्ब बगल वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स। आज के वीडियो का लास्ट रूल पढ़ लेते हैं हम, रूल नंबर 11। तो देखते हैं रूल नंबर 11 क्या कहता है। व्हेन द कंजंक्शन विद, अलोंग विद या एज वेल एज जॉइंस टू नाउन्स द वर्ब अग्रीज विद द नाउन विच कम्स बिफोर द कंजंक्शन। ये जो रूल है रूल नंबर 10 के जस्ट ऑपोजिट रूल है। ये रूल कह रहा है कि विद, अलोंग विद या एज वेल एज जब भी दो नाउन्स को जोड़ेंगे तो वर्ब कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। ये जो वर्ब है ये हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, राइट। तो देखते हैं क्या ये एग्जाम्पल्स, क्या ये सेंटेंसेस ये रूल फॉलो कर भी रहे हैं। तो देखते हैं, शी अलोंग विथ हर फ्रेंड्स। अब ये देखिए वर्ब के बगल में प्लूरल सब्जेक्ट लिखा है फ्रेंड्स, तो हम यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ये देखकर यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगा लेते हैं, लेकिन हमें ये रूल याद रखना है कि विद, अलोंग विद या एज वेल एज जहां पर भी होगा वहां पर ये जो वर्ब है ये पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से न लगकर ये पहले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। यहाँ पर शी लिखा है तो शी के साथ तो इज ही होता है, तो शी इज। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, द बस विथ ऑल इट्स पैसेंजर्स वॉज हाईजैक्ड। अब देखिए फिर से यहाँ कंफ्यूजन वाली बात है, द बस विद ऑल इट्स पैसेंजर्स। हम यहीं बगल वर्ब के बगल में प्लूरल सब्जेक्ट देखकर यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें रूल याद रखना होगा। और रूल कहता है कि जहां पर भी विद, अलोंग विद या एज वेल एज होगा वहां पर वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। तो द बस वॉज। चलिए सेंटेंस नंबर 3 देख लेते हैं हम। सेंटेंस नंबर 3 कह रहा है, राहुल एज वेल एज हिज ब्रदर्स। तो देखिए एज वेल एज आ गया। अब हमें पता है कि ये जो वर्ब है इसके ऊपर इस बगल वाले सब्जेक्ट का कोई असर नहीं होगा, राइट। तो ये जो वर्ब है ये पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, तो राहुल इज इंटरेस्टेड। इसी के साथ हमने आज के सारे 11 रूल्स पढ़ लिए हैं। अब हम ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।